नमस्कार, मैं हूं ए.के. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में लॉकडाउन से उपजी गरीबी और उस गरीबी से उपजे रोगों की चर्चा करूंगा। यह विषय आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अभी हाल फिलहाल में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। उसके कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी। उसी क्रम में एक स्विस बैंक की एक रिपोर्ट आई है। एक स्विस बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूंगा। आपको लगता होगा कि मुझे अक्सर एक दूसरा ही एस्पेक्ट क्यों दिखता है, मैं घटना के दूसरी तरफ ही क्यों देखता हूँ, उसके सकारात्मक बहुत सारे पहलू हैं, उसकी तरफ मैं क्यों नहीं देखता। दोस्तों, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर दूं कि मैं दूसरी तरफ नहीं देखता। दरअसल मैं उधर देखना चाहता हूं जहां पर आम लोगों की नज़र नहीं जाती। लोग परेशान हैं, लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, लोग सब कुछ समझते हुए भी कभी कभी बेजुबान हो जाते हैं। वो बातों को ठीक से न तो समझ पा रहे, न ही उसकी वो पुष्टि कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति अपने दुख के साथ, व्यक्ति अपने तकलीफ़ों के साथ खुद ब खुद झेलता है, खुद ब खुद जूझता है, और हालात ये हो जाते हैं कि अंततः वह गुमनाम रहकर, वह गुमसुम रहकर, वह चुपचाप रहकर दुनिया की एक बहुत बड़ी सामूहिक प्रॉब्लम को झेल रहा होता है, सामूहिक सवालों से जूझ रहा होता है। मेरा मतलब ये कि सवाल वैश्विक है और व्यक्ति उसको व्यक्तिगत स्तर पर झेलता है, और यही वो वक्त होता है जब उसे लगता है कि पूरी व्यवस्था, पूरी प्रकृति, शासन, समाज सब उसके खिलाफ है। क्योंकि उसके दुख में लोग आंसू बहाने तो चले आते हैं, लेकिन उसके समाधान पर कोई मुकम्मल बात नहीं करता। आइए मैं आपको एक छोटी सी घटना से एक बात शुरू करता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। ये घटना लगभग मई के महीने की है। 10 मई की घटना है और दिल्ली की घटना है। हमारे बहुत सारे नागरिक, कुछ लोग विदेशों में फंसे थे, बहुत सारे हिंदुस्तान के श्रमिक नागरिक जो अपने ही देश के दूसरे हिस्सों में फंसे थे, और वो दौर बहुत ही दर्दनाक था। हम लोग जब देखते थे कि जो मज़दूर हैं, जो श्रमिक हैं, जिन पर शासन की, प्रशासन की नज़र इनायत बहुत कम है, वो पैदल हज़ारों किलोमीटर दूर चल रहे हैं अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने सामान के साथ। उनके पास साधन नहीं थे। लगभग पूरी दुनिया ने ये दृश्य देखा। खास करके भारत में अप्रैल और मई के महीने में लगभग 1.5-2 महीना लोग चलते रहे सड़कों पे, इस आशंका में कि उनको सुरक्षित उनका घर ही रख पाएगा। जहाँ वो थे अपने वर्क प्लेस पर, वहाँ वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्हें लग नहीं रहा था कि ये दौर कितना लंबा चलेगा, और इस दौर में अगर वो काम नहीं करेंगे तो जो दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी पगार कहाँ से आएगी, फिर वो मकान का किराया कैसे देंगे, क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे। इन सभी आशंकाओं से दुखी होकर, इस सभी आशंकाओं से परेशान होकर लोगों ने पैदल ही अपने घर की तरफ रास्ता अख्तियार कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ जो विदेशों में लोग फंसे थे वो भी बहुत दुखी थे, और उनके लिए सरकार ने एक वंदे भारत मिशन के तहत उनको लाने का इंतजाम किया था। 10 मई की जो घटना मैं बता रहा हूँ वो आपको हैरानी होगी। उस समय एक ट्वीट किया गया था, खास करके नई दिल्ली के कलेक्टर की तरफ से, और उस ट्वीट को जिला चुनाव अधिकारी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी देखा गया था। ट्वीट ये था, और इस ट्वीट को कॉपी किया गया था, यानी कि उसको एड्रेस किया गया था उपराज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, मेनका गांधी जी को। ट्वीट ये था कि
हमने वंदे मातरम मिशन के तहत उज्बेकिस्तान से लौटे सबसे कम उम्र के यात्री 1 साल का यॉर्कशायर टेरियर जिसका नाम ओरियो था उसका स्वागत किया, जो घर आकर बहुत उत्साही है। दोस्तों, ये ओरियो नाम का जो यॉर्कशायर जाति का ये एक पालतू कुत्ता है। उज्बेकिस्तान में अपने मालिक के साथ फंसा हुआ था। वंदे मातरम मिशन के तहत वंदे भारत मिशन के तहत उसको वायुयान से जब वो यहाँ आया तो यहाँ के अधिकारियों ने ट्वीट किया और वो ट्वीट उस समय काफ़ी चर्चित हुआ था। अब आप याद कीजिए कि ये वही दौर था जब हमारे मजदूर भाई, हमारे श्रमिक लोग, मध्य वर्ग के वो लोग जो किसी तरह से बहुत कम पगार में गुजारा करते हैं, वो लोग सड़कों पे थे। अब ऐसा कोई भी आधिकारिक ट्वीट इन लोगों की बेहतरी के लिए या इन लोगों के यात्रा के इंतजाम के लिए किसी बड़े अधिकारी का, किसी राजनेता का उस दौर में हम लोगों ने नहीं देखा। किया होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन वो चर्चा में नहीं आया। इस 2 घटना से मतलब एक तरफ मजदूर पैदल चल रहे हैं, श्रमिक पैदल चल रहे हैं, जो इस देश के बहुत ही एक तरह से निर्माता मैं उनको कहता हूँ, वो देश के निर्माता हैं। वो सड़क बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो तमाम कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। उनकी एक सूरत आपने देखी और दूसरी सूरत उस ओरियो एक स्पेसिफिक 1 साल के उस कुत्ते के बच्चे की आपने देखी। अब इसी से आप समझें कि हमारे शासन का जो नज़रिया है, हमारे शासन की जो प्राथमिकता है वो क्या है। इसलिए आज मुझे यह बात आपसे करनी पड़ रही है। दोस्तों, 2008 में दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई थी और उस मंदी में पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें संभवतः दुनिया की जो जीडीपी थी उसमें 1% की गिरावट आई थी। मात्र 1% जीडीपी गिर गया था लगभग पूरी दुनिया में औसतन, और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। आपको याद होगा ऑक्युपाइड वॉल स्ट्रीट और तमाम इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चले थे। विदेशों में तो लोग सड़कों पे आ गए थे क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खस्ता थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, मुद्रास्फीति काफ़ी ऊंची चली गई थी और लोग खरीदारी करने की हैसियत में नहीं थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में जीडीपी जो है वो काफ़ी नीचे है। पिछले तिमाही का एक आंकड़ा रिजर्व बैंक ने जारी किया था, उसमें ये कहा गया है कि यह जीडीपी नकारात्मक 20 से भी नीचे है। 23.8 या 9 बताया गया था, यानी कि लगभग -24 में हमारा जीडीपी चला गया। तो आप कल्पना करें कि 2008 में जब एक जीडीपी गिरा था तो क्या स्थिति थी दुनिया की। दुनिया के लोग कितने आंदोलित थे, कितने उत्तेजित थे, और अभी कोरोना काल में हम दहशत में हैं, डरे हुए हैं। और ऐसे में जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खस्ता हो कि वो नकारात्मक 20 से 25 के अंक तक गिर जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में अगले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों तक क्या स्थिति रहेगी और लोग कैसे जिएंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, ये संकट बहुत बड़ा है। बीमारी का संकट अलग है, लेकिन इस बीमारी की वजह से जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ है वो एक अलग किस्म का संकट है। मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में, हमारे देश में तो ये बात है ही, लेकिन लगभग पूरी दुनिया में बीमारियों का संबंध अर्थव्यवस्था से है। यानी कि अगर आपके जेब में पैसे हैं, भले ही आपके देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत हो, बावजूद इसके यदि आपके जेब में पैसे हैं तो शायद आप अपनी सेहत को ठीक से संभाल सकते हैं, आप उसकी ठीक से देखभाल कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बीमारी का ठीक से इलाज करा सकते हैं, क्योंकि उपचार का सीधा संबंध अर्थ से है, पैसों से है। यह अलग बात है कि जहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत है वहाँ पर सरकारें खर्च करती हैं
और जहाँ पर यह व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है वहाँ लोग अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं और अपनी सेहत की रक्षा करते हैं, अपनी बीमारी का उपचार करते हैं। ये जो दौर है ये जीवन शैली के रोगों का दौर है। यह जो दौर है उस दौर में उच्च रक्तचाप के रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मधुमेह यानी कि ब्लड शुगर के डायबिटीज़ के रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, थायराइड इलनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है, अवसाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है, एंग्जाइटी यानी कि तनाव मनुष्यों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इंसोमेनिया यानी कि नींद नहीं आने की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब मानसिक रोग और शारीरिक रोगों में उन रोगों में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में भारत मधुमेह रोगियों की राजधानी के रूप में माना जाएगा, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोगी मधुमेह के भारत में होंगे। ऐसे ही उच्च रक्तचाप के भी बारे में कहा जा रहा है, ऐसे ही कैंसर के बारे में कहा जा रहा है, कैंसर के अलग अलग जो रूप हैं, ऐसे ही मस्तिष्क संबंधी जो रोग हैं। हमारे यहाँ एक दौर था जब युवा आबादी बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे यहाँ बुज़ुर्गों की आबादी बढ़ रही है, बुज़ुर्गों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जाहिर है उनमें डिमेंशिया और दूसरे जो एल्डरली डिजीजेज हैं उनका बर्डन हमारे स्वास्थ्य में बढ़ता जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब रेगुलर मेंटेनेंस की मांग करते हैं, यानी कि इन सब रोगों में हमें नियमित दवाई लंबे समय तक लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत खुद ही खस्ता हो, जब लोगों को खाने के लिए भी मशक्क़त करनी पड़े, उसके लिए भी उनको चिंता करनी पड़े कि उनके पास जो साधन हैं आय के, उसमें वो ठीक से भरपेट भोजन नहीं कर सकते, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा सकते, तो वैसे में वो उपचार क्या कराएंगे। इसलिए आज मुझे इस विषय पर बात करना जरूरी लग रहा है। दोस्तों, एक आंकड़ा है वो ये कह रहा है, जिसको मैंने आपसे कहा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आंकड़ा है, वो ये कह रहा है कि लगभग पूरी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा लोग बेकारी, भूखमरी के चंगुल में फंसेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 अरब यानी कि लगभग 1/3 आबादी, लगभग 30 से 35% आबादी पूरी दुनिया की, और उसमें भारत को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब 40 करोड़ लोगों की स्थिति ऐसी है जो धीरे धीरे अपनी जीवन स्तर में नीचे की तरफ उनका नकारात्मक ग्रोथ शुरू हो गया है, यानी कि उनकी नौकरियां चली गई हैं। ये तो आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गए थे, उसी दौर में आ गए थे। तो ये जब परिस्थितियां आएंगी, और भारत एक बहुत ही सघन जनसंख्या वाला देश है, 138 करोड़ की आबादी है यहाँ, उस 138 करोड़ में अगर 30 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे, अगर 30 करोड़ लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आमदनी नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप समाज की सामाजिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, समाज की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर अपराध कैसे, उसकी क्या सूरत होगी, ये सब आप कल्पना कर सकते हैं। कैसे लोग आपस में, जिसको कहते हैं ना कि 2 लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ेगा, 2 समुदायों में संघर्ष बढ़ेगा, समाज में अराजकता फैलेगी, हम उसकी कल्पना करके ही बहुत रूह कांपने लगता है। दोस्तों, बहुत सारे आंकड़े हैं, समय हमें इजाज़त नहीं देता कि हम सारी बातें आपसे करें, लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें मैं ज़रूर आपसे शेयर करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये तो गरीबी के आंकड़े हैं जो अलग अलग संगठनों ने दिए हैं। अमीरी के आंकड़े भी हमें मिले हैं, वो आंकड़े हैं UBS नाम के एक स्विस बैंक की तरफ से। UBS नाम का यह स्विस बैंक कहता है कि जिस दौरान इस देश में बेरोजगारी बढ़ी, जिस दौरान इस देश में लोगों के आर्थिक हालत खराब हुए, लगभग उसी दौरान यानी कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक अरबपतियों की संपत्ति में 27.5% की वृद्धि दर्ज की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो डिक्लाइन था वो एक जनरल डिक्लाइन था जिसमें कि अमीर लोग भी बहुत गरीब हो गए थे और गरीब तो और भी गरीब हो गए थे। ऐसा नहीं है, गरीब गरीब हुए थे लेकिन अमीर अमीर हुए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ था, इसलिए मुझे इन विषयों पर बात करने की ज़रूरत महसूस होती है और मैं इसी विषयों पर, ऐसे ही मुद्दों पर बात करता हूँ। सरकार ने अपने प्रचार माध्यमों में यह बात फैलाई कि सरकार ने भी इसको अप्रिशिएट किया कि ऐसा नहीं है। इस बीच में अखबारों में ये सब चीज़ें आई कि हिंदुस्तान के कुछ बड़े घराने हैं, 1-2,
उनके आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ऐसे ही दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है, कार निर्माता कंपनी टेस्ला। इसके जो संस्थापक हैं एलन मस्क, इनकी पूंजी में सबसे अधिक 76 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। और आप उनकी आय से, यानी कि अमीरों की आय से चैरिटी को अगर जोड़ के देखें तो उन्होंने इस 3 महीने में सबसे ज़्यादा पूंजी कमाई, यानी कि 76 अरब डॉलर की वृद्धि हुई उनके उसमें। लेकिन इसी दौरान उन्होंने जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो मदद करते हैं, जिसको कि CSR फंड कहते हैं, उसमें मात्र 7.2 अरब डॉलर की चैरिटी की, यानी कि मुश्किल से उनकी जो चैरिटी थी 1% के आसपास थी, 1 से 2% के आसपास की उनकी चैरिटी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो आमदनी है अमीरों की, वो गरीबों के फ़ायदे में बहुत कम इस्तेमाल होता है। और इन अमीरों की अमीरी को बढ़ाने में हम तमाम गरीबों का, एक बहुत बड़ी जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि हम उनकी अमीरी बढ़ा रहे होते हैं अपनी गरीबी की कीमत पर, लेकिन ये अमीर अपनी अमीरी की कीमत पर हमारी कोई चैरिटी, बहुत मुकम्मल चैरिटी नहीं कर पाते, वो बस एक नोशनल होता है। ये बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जिसको कि मैं अक्सर कई कार्यक्रमों में कह भी चुका हूं, लेकिन आपको जानना जरूरी है और बार बार आपको ये जानना चाहिए कि एक बहस चली थी 1995 के आसपास विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्लेटफॉर्म पर। वो बहस ये थी कि जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आर्थिक रूप से उसका जुड़ाव होता है, यानी कि जब तक उस पर साधन खर्च नहीं किए जाए, जब तक उस पर पैसे नहीं खर्च किए जाए, तब तक वो बीमारी दूर नहीं हो सकती। जैसे टीबी का रोग है, टीबी के रोगी को पौष्टिक खाना चाहिए। अगर उसको दवा हम दे दें और उसको पौष्टिक खाना ना दें तो वो उसका रोग ठीक नहीं होगा, वो बार बार उसी बीमारी के चंगुल में फंसेगा। ऐसे ही बहुत सारे रोग हैं, पेट के सारे रोग हैं जिसमें कि पौष्टिक खाने की ज़रूरत है, मस्तिष्क के सारे रोग हैं जिसमें पौष्टिक खाने की ज़रूरत है। ज़्यादातर रोग गरीबी में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस है, कालाजार है, मलेरिया है, टीबी है, यहाँ तक कि कैंसर, एनीमिया, ये सब रोग जो हैं गरीबी के रोग माने जाते हैं। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बीमारी को एक कैटेगरी में डाला था, उसको 59.5 नामक कैटेगरी में, डिजीज का उन्होंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है। उस इंडेक्स में गरीबी को 59.5 इंडेक्स में रखा था और उनका ये कहना था कि इस गरीबी को दूर किए बगैर इन रोगों से निजात नहीं पाया जा सकता। उसके लिए एक कोड बना था, उसके लिए एक चार्टर बना था। उस चार्टर में ये था कि सभी देश अपने मुल्क के नागरिकों की गरीबी को दूर करने के लिए पहल करें, कदम उठाएं, उसके लिए वो योजना बनाएं। और ख़ास करके जो अमीर देश हैं वो भी अपने बजट का एक हिस्सा इन गरीब देशों में गरीब लोगों की जीवन स्तर को सुधारने में खर्च करें। लेकिन इस पर भी कुछ खास नहीं हुआ। दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हम जितने भी औसत मध्य वर्ग के लोग हैं, उसमें किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, श्रमिक आते हैं, ये सब के सब राष्ट्र निर्माता हैं। आप याद रखिए कि आपके मोहल्ले का कूड़ा उठाने से लेकर आपके मोहल्ले की सड़क बनाने तक, आपके एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर आपके सड़क के निर्माण तक, ज़मीन से लेकर अंतरिक्ष तक, ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन की हैं, ये सारी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं, उसमें मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। बिना उनके योगदान के न तो आप मेट्रो बना सकते हैं, न सड़क बना सकते हैं, न रेल चला सकते हैं, न हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षा हम इन्हीं की करते हैं। इनके बच्चों की हालत, इनकी पत्नियों, इनकी औरतों की हालत इतनी खस्ता होती है कि हम न तो उनकी सेहत की देखभाल कर पाते, न हम उनको भरपेट भोजन दे पाते, न हम उनको पौष्टिक अनाज दे पाते। इसलिए ये सारी बातें करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो खाई है अमीरी और गरीबी के बीच, उससे बीमारी का गहरा संबंध है। और जब तक हम इस खाई को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस खाई को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम इन बीमारियों से निजात नहीं पा सकते। इसलिए आज इस कार्यक्रम में मैं अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपके अगल बगल में कोई भूखा व्यक्ति दिखे, यदि आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पा रहा है, आप उसकी मदद कीजिए। उसको सरकारी अस्पताल तक या अपनी कॉस्ट पे किसी भी चिकित्सक के पास ले जाइए, उसका इलाज कराइए। वो
आप इस राष्ट्र की एक अहम इकाई है, वो इस राष्ट्र के निर्माण की एक अहम उसका एक अहम पहलू है। उसके साथ साथ हमारा जीवन जुड़ा है। इन सोच के साथ हम अपने देश में पुनर्निर्माण का काम कर सकते हैं और ये जो मौजूदा हालात हैं कोविड-19 से, कोरोना वायरस संक्रमण से, उस हालात से भी ठीक से निपट सकते हैं। दोस्तों, चुनौतियाँ अभी और भी हैं, और भी नए नए रोगों की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, और भी नए नए किस्म से ये चुनौतियाँ हमारे सामने आएंगी। लेकिन अगर हम एक हुए, अगर हमने अपनी सोच को उन्नत बनाया, अगर हमने अपनी समझ को साफ किया, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने की प्रक्रिया में यदि हम लगे, यदि हम इस बात को सकारात्मक रूप से बहस में लेके आएंगे, तो निश्चित रूप से हम समाज का, देश का, दुनिया का भला कर पाएंगे। और संक्षेप में कहें, एक शब्द में कहें तो मानवता का भला कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। कोरोना का संकट दूर नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। वो सारे जो तौर तरीके हैं उसको अपने जीवन का अंग बना लीजिए। मुंह को ढक के रखिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने हाथ की सफाई रखिए। निश्चित रूप से आप इस बीमारी से भी जीतेंगे और गरीबी से भी हम ऊपर उठेंगे। सहयोग, समानता और सादगी हमें हर हाल में हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।